मनोज सर, और ये चीज एनके सर आप भी बताइएगा, ये जो बीजेपी का एक्सपेंशन है सर इन राज्यों में, एजीपी का दबदबा होता था, असम गण परिषद का दबदबा होता था 2000 तक, और बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी होती थी असम में। आज पिछले 20 सालों में, पिछले 10 साल से तो बीजेपी सत्ता में है ही, और अगले 5 साल की स्थिति और साफ हो गई है। समीकरण पूरा बदल गया है। जिसने आपको अपने राज्य में एंट्री दी थी अब वो हाशिए पर है और आपका दबदबा है। वही सेम स्थिति आपकी वेस्ट बंगाल में नजर आ रही है। 1998-99 में आपका तृणमूल कांग्रेस से पहली बार अलायंस हुआ था, दमदम से तपन सिकदर पहली बार सांसद बने थे। अब आप उस टीएमसी को हरा चुके हैं और आप एक इतिहास रच रहे हैं। मतलब बीजेपी से आपको संभलना है अगर आप बीजेपी के साथ समझौता कर रहे हैं तो। बिहार का जेडीयू उदाहरण हमारे सामने है। महाराष्ट्र जी, हाँ, ये तो हाँ देखिए, ये तो है ही। और लेकिन एक बात ये भी है कि बीजेपी का कैडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बीजेपी के अंदर क्षमता है फाइट करने की। और आप किसी भी इलेक्शन में देखिए जिस तरीके से वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, उनके नेशनल लीडर्स, लोकल लीडर्स, स्टेट लेवल के लीडर्स, सारे एक मशीनरी की तरह काम करते हैं, स्ट्रेटजी बनती है और अंधाधुंध पैसा फेंकते हैं। अभी देखिए ना कि कितनी रैली, मैं देख रहा था कि नेशनल लीडर्स की 148 जो सभाएं हैं वो बंगाल में हुई हैं। तो आप देखिएगा कि किस लेवल पे उन लोगों ने काम किया है। और ये अगर हम यहाँ की बात करें, बंगाल की बात करें, बंगाल में देखो 2-3 फैक्टर्स है। अगर हम एक मैक्रो लेवल पे देखते हैं, मैं बिल्कुल अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। बंगाल में अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 में पूरे हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी, हमारी जो पूरी जो अर्थव्यवस्था थी देश की, उसका 1/4 बंगाल से आती थी। बिल्कुल ठीक है, बंगाल फिर बंट गया, ईस्ट बंगाल अलग हो गया, वेस्ट बंगाल अब हमारे साथ आ गया। इसके बावजूद भी वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा वो था, स्ट्रांग था। फिर वहाँ लेफ़्ट आई, इंडस्ट्री वहाँ से भागती गई, डिस्टर्बेंस हुआ, वहाँ फिर लेफ़्ट आई। आज हम बात करते हैं कि माइग्रेंट वर्कर वापस जाकर वोट कर रहा है। वो जगह है जहाँ पूरे हिंदुस्तान का माइग्रेंट जाकर काम करता था और वोट करने अपने स्टेट में आता था। आज हालत उल्टी है। और ये हालत 2000 में शुरू हुई, लेफ़्ट के जब अंतिम दिन थे, और टीएमसी के आने के बाद ये एक्सपोनेंशियल तरीके से ये फैली। तो ये तो एक तो जो वहाँ इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस था, या फिर हम ये बोलें कि बाकी जो देश ने जिस तरीके से तरक्की करी, बंगाल में तरक्की उस तरीके से नहीं हुई जो लोगों के एस्पिरेशन से। बंगाल के अंदर क्या वो पॉलिटिकली बहुत स्लो है स्टेट? क्या ये एक बड़ी वजह है? 1952 से 77 तक लेफ्ट, फिर 77 से 2011 तक अकेला। उनके पास सबके राइट्स थे, लेफ्ट में मजदूरों के राइट, लैंड का राइट, सारे राइट्स थे, सिर्फ इंडस्ट्री को छोड़ के। मतलब जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना है उनको छोड़ के सबके वो थे। ठीक है, आप वहाँ का लैंड एक्विजिशन लॉ ऐसे हैं कि वहाँ वो मुश्किल है, लेबर लॉस वहाँ सारे मुश्किल हैं। कोई ना कोई कारण तो है ना कि बंगाल जहाँ इंडस्ट्रियल बेस था, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बंगाल में ही इंडस्ट्रियल बेस बिल्कुल। और आज बंगाली ऐसी जगह है जहाँ इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, और सारा का सारा बंगाली बंगाल को छोड़ के हिंदुस्तान के पूरे जगह में काम कर रहा है, और छोटे लेवल का। मैम आप कुछ कहना? देखिए मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शायद पूरे 75 साल के इतिहास में तीसरी बार कोई सत्ता बदल रही है। बंगाल की जहाँ तक बात है, जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, बंगाल में इनिशियली कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद 34 साल लेफ्ट की सरकार रही है, तब सेंटर में कांग्रेस की सरकार चलती थी। आप जानते हैं कि बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोल बेल्ट है। कोल बेल्ट में अनफॉर्चुनेटली, सबकी बात अगर आप देखें, कोल बेल्ट से जो रेवेन्यू है वो पूरी तरह से सेंटर का है। वहां से किसी तरह का भी, क्योंकि कम्युनिस्ट रूल था, सेंटर में कांग्रेस थी, तो एक जो होता है ऑपोजिशन और जो सत्ता में है, उनके बीच में जो झड़प है, उसके चक्कर में रेवेन्यू बहुत कम था। एक टाइम था इलेक्ट्रिसिटी बन रही है बंगाल में, पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंगाल को नहीं दी जाती थी। लंबे समय तक लोड शेडिंग बहुत फेमस था, बंगाल का लोड शेडिंग बहुत फेमस था। इसकी वजह ये थी कि सेंटर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तक बंगाल को नहीं दी जाती थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें कम्युनिस्ट रूल जिनकी आइडियोलॉजी ये है कि हर किसी को काम मिलना चाहिए और सही पैसा मिलना चाहिए। नेचुरली जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको लेबर लॉज वो नहीं मानते, और इसके तहत जो कम्युनिस्ट के उनके ट्रेड यूनियंस थे इंडस्ट्रीज में, वो बहुत पावरफुल थे, और स्ट्राइक्स
बॉम्बे और बंगाल, ये दोनों, मतलब महाराष्ट्र और बंगाल, ये और दोनों बॉम्बे, जगह थी। महाराष्ट्र का सुनिए, इंडस्ट्रियल सुनिए, सुनिए, रिवोल्यूशन दोनों तो जगह अलग है। थी, दोनों जगह थी जहां पे यूनियन बहुत स्ट्रांग होती। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस खुद ठीक बात यूनियन है। के लीडर्स थे। लेकिन दो ही इसके- बिल्कुल विरोधाभासी इसके- राज्य हैं, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। एक मिनट सुनिए, इसके तहत क्या हुआ, वहां पे इंडस्ट्रीज जो थे वो धीरे धीरे, एक तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां नहीं थे, रुइया और ये सारे थे जो बिरला कॉटन बिरला मिल्स भी से थी, मिल्स छोटे थी बहुत बिरला सारी। वगैरह सब जूट थे वहीं। जूट मिल्स जूट मिल्स, सेंटर, जूट मिल्स सेंटर ITC के वगैरह सब पॉलिसीज से बंद हो गए। हम्म, ये सेंटर के पॉलिसीज ठीक है, जिससे जूट मिल्स बंद हो गए। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जूट मिल्स में था, वो बंद हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। यहाँ यूनियन बाजी इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, ट्रेडर जो वर्कर्स हैं उनको पैसे देने से नाराज थे, तो धीरे धीरे वो बंद हो गया। जो लैंड का मामला है, जहां तक कम्युनिस्ट ने सबसे बड़ा काम, जो वहाँ तेभागा आंदोलन जिसको कहा जाता है, कि जो बड़े फार्मर्स थे जिनके एकर्स जमीनें थी, वो जो लोग वहां पे काम करते थे उनमें बंटवारा। ठीक है। ये और लेकिन हुआ। अगेन लैंड रिफॉर्म तो केरल में भी दिखा, लैंड रिफॉर्म जम्मू कश्मीर में भी दिखा। देखिए, लैंड रिफॉर्म केरल और बंगाल का बहुत अलग है। हाँ ठीक है, ठीक है लेकिन ना? मैं कह रहा हूँ तो कि ये आर्थिक वजह पैमाने थी जिसके वजह से धीरे धीरे बंगाल पीछे होता गया। ठीक है। लेकिन एनके सर, वो जो सवाल था जो मैं मनोज सर से पूछ रहा था, मतलब बिहार में जेडीयू पीछे हो चुकी है जिसके जरिए आपकी एंट्री हुई, असम में असम गण परिषद हाशिए पर है, तृणमूल कांग्रेस आपको लेकर आई, वेस्ट बंगाल में अब आप राज करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास रच रहे हैं, महाराष्ट्र का जिक्र किया मनोज सर ने, शिवसेना वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ये बीजेपी से सीखने की जरूरत है बाकी दलों को? नहीं, इसको इस तरह से देखा जाए, ये आपका सवाल बड़ा मौजूद है। इसको इस तरह देखिए कि आखिर वो फैक्टर क्या है जिससे बीजेपी के एक्सपेंशन को तमाम पार्टीज, तमाम डेवलपमेंट पैरामीटर्स नॉट विद स्टैंडिंग, केरल में ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिसेस सारे बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद अगर बीजेपी इन्फिल्ट्रेट कर रही है या वेस्ट बंगाल में कर रही, वेस्ट बंगाल का इस समय पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर में वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा वो कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। इशू ये नहीं है। आखिर क्या वजह है कि कम्युनल एजेंडा लेके बीजेपी जाती है, दिन रात हिंदू मुसलमान करती है, शमशान और कब्रिस्तान वगैरह वगैरह, इसके बावजूद एक्सेप्ट हो रही है। वो लोग कर क्यों रहे हैं? क्या है? अच्छा, बहुत आप करते हैं कोशिश, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो कोशिश नहीं करना चाहती है? उसकी सिंपल वजह है कि जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स है जिस पे आपने डिलीवर करने का वादा किया था, वो आप फेल रहे। नतीजा ये हुआ कि वो वापस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जाता है अपनी सुरक्षा के। सर लेकिन क्या, मैं माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, क्या इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल नहीं है जो बीजेपी उठाती भी है? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 2021 का विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने कहा कि मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करना चाहिए क्योंकि खतरा है। उसके बाद में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने भी संभवतः संज्ञान लिया और ममता बनर्जी को नोटिस दिया गया कि भाई आप इस तरीके के बयान क्यों दे रही हैं, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं। इमाम जो मदरसे हैं उनको लेकर जिस तरीके के उन पर आरोप लगते रहे, हमने देखा रामनवमी और दुर्गा पूजा को लेकर बड़ा बवाल मचा वहां पर कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, मुहर्रम का जुलूस या दुर्गा पूजा, इस तरीके की जो चीजें हैं ये सिर्फ सिंबॉलिक हैं जिनको बीजेपी ने उठाया, या वास्तव में ममता बनर्जी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रही हैं?